नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे पौड़ी में आयोजित हुए कौथिग मेले की। तो पौड़ी जिले के एकेश्वर महादेव के तपस्वी स्थल पर पहली बार एकेश्वर महादेव एगासर कौथिग मेले का आयोजन किया गया। बता दें कि मेले का आयोजन मेला समिति की तरफ से किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रवासियों के साथ ही ग्रामीण लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान मेला समिति की तरफ से अध्यक्ष नरेश सिंह नेगी ने कहा, इस आयोजन का मकसद था कि पहाड़ की संस्कृति परंपरा को बचाया जाए। इसके साथ ही बच्चों को पहाड़ की संस्कृति सभ्यता से अवगत कराया जाए। उन्होंने बताया कि पहली बार एकेश्वर महादेव की स्थली में इस तरह के भव्य मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहली बार आयोजित कार्यक्रम में प्रवासियों के साथ साथ ग्रामीण लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे कि अब हर साल ऐसे ही मेले का आयोजन होता रहेगा। और ये जो है स्वयंभू है, अपने आप उत्पन्न लिंग है, इनका वर्णन केदारखंड में भी आता है। और यहाँ ये मनोकामना सिद्धपीठ भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेषकर पुत्र प्राप्त के लिए यहाँ पर ज्यादा लोग आते हैं, और जो आते हैं वो खाली का भी नहीं जाते, पुत्र प्राप्ति होती है। ये हम यही चाहते हैं कि इसको पर्यटन में रखा जाए। यहाँ पर पर्यटक आना शुरू हो जाए और यहाँ पर धर्मशालाओं की कमी है, धर्मशालाएं बन जाए। कई लोग आते हैं लेकिन रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। ये मेला विगत 25 वर्षों से नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं जब हम छोटे थे तो इस मेले में आया करते थे, और हमें एक कमी खलती थी कि उसके बाद विगत 25 सालों से मेला बिल्कुल विलुप्त सा हो गया था। और कहीं ना कहीं जो स्थानीय बेरोजगार होते थे वो कहीं दुकान लगा के, आइसक्रीम दुकान लगा के, चाय की दुकान लगा के, जलेबी की दुकान लगा के यहाँ पे उनका भी जीविका चलती थी, और वो बंद हो चुकी थी। तो हमने इसी प्रयास में एक मुहिम चलाई कि एगासर कौथिग को पुनर्जीवित करना है। तो आज आप देख रहे हैं उसी मुहिम में आज एगासर कौथिग का ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों के सम्मुख है। सबसे पहले तो मैं मंदिर समिति के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमको जिस तरह से अपना सहयोग दिया इस मेले को सफल बनाने के लिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हमने एक मुहिम चलाई कि जो एकेश्वर महादेव का मेला वर्षों से होता था, लेकिन ये विलुप्ति की कगार पे था, और हमने इसलिए इस मेले को कि हमारी जो महिलाएं हैं, स्थानीय महिलाएं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उन्होंने कल इतनी अच्छी परिस्थितियां यहाँ पे दी, उन्होंने अपनी लोक संस्कृति को बचाने का काम किया। पहले मैं तो बुलेटिन में बात उत्तराखंड में हो रहे चुनाव की कर लेते हैं। बता दें कि उत्तराखंड में चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। इस कड़ी में निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने बड़ी जानकारी दी। तो उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। इन सभी बूथों पर दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। बता दें कि राज्य में समक्ष ऐप को 51,373 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया है। दरअसल इस ऐप के माध्यम से 1,623 लोगों की तरफ से डोली के लिए अनुरोध किया गया था। साथ ही 2,437 लोगों की तरफ से व्हील चेयर का अनुरोध किया गया है। तो वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से 3,392 मैग्नीफाइंग ग्लास की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है, और सभी जिलों में 208 वाहन की व्यवस्था भी की गई है, जो दिव्यांग व्यक्तियों को बूथ तक लाएंगे और उसके बाद घर छोड़कर आएंगे। इसी बीच अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि जरूरी सेवाओं से जुड़ी 505 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से आवेदन किया था, और अब तक 247 मतदाताओं ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना मतदान पूरा कर लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुक्रम में सभी जनपदों में 11,729 पोलिंग बूथ स्थापित किए जा रहे हैं, और इन सभी बूथों पर दिव्यांग व्यक्तियों हेतु विभिन्न सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। अभी तक जो सक्षम ऐप का डाउनलोड किया गया है 51,373 सेक्शन ऐप पर डाउनलोड पूर्ण किया जा चुका है। जो उसके अलावा डोली व्यवस्था है 1623 व्यक्तियों के द्वारा इस सक्षम ऐप के माध्यम से
डोली हेतु रिक्वेस्ट किया गया है और 2437 व्यक्तियों के द्वारा व्हील चेयर का रिक्वेस्ट किया गया है। इसके साथ साथ में समाज कल्याण विभाग के द्वारा अपने पहल पर 3392 व्यक्तियों के प्रयोग हेतु मैग्नीफाइंग ग्लास का भी उसमें सामग्री में उपलब्धता सुनिश्चित करवाई है। सभी जनपदों में 208 वाहन इस निर्वाचन के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे जो दिव्यांग व्यक्तियों के। तो बुलेटिन में बात तो मसूरी की कर लेते हैं, जहां झाड़ियों में आग लगने का मामला सामने आया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तो मसूरी के लंढौर बाजार साउथ रोड राजमंडी के पास अचानक से झाड़ियों में भीषण आग लग गई, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस दौरान स्थानीय लोगों की तरफ से आग बुझाने का प्रयास भी किया गया। साथ ही वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने मसूरी फायर सर्विस और मसूरी पुलिस को घटना की जानकारी दी, जहां सूचना पर पहुंचे फायर सर्विस के जवान धीरज के नेतृत्व में 2 फायर टेंडर की तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। स्थानीय निवासी आनंदपाल सिंह ने बताया कि देर रात को अचानक से झाड़ियों में आग लग गई, जो राजमंडी बस्ती की ओर फैलती चली गई, जिसके बाद उन्होंने शोर शराबा कर बस्ती वालों को जगाया और सभी लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। मसूरी पुलिस और फायर सर्विस ने कहा कि पूरी घटना में किसी प्रकार की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। सर, हम लोग रात्रि अभी 1 घंटा पहले सो रहे थे, 9:45 का टाइम होगा। इधर जो दीवार की साइड है सूखी झाड़ियाँ वगैरह हैं और उसमें किसी चिंगारी से आग उग लग गई होगी, तो वो आग लगती नीचे की तरफ घर की तरफ जा रही थी। तो बुलेटिन में बात खटीमा की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। तो खटीमा में विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने धामी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सत्ताधारी दल बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप भी लगाया। इस दौरान विधायक कापड़ी ने कहा कि बीजेपी की चुनावी रैली में भीड़ जुटाने के लिए 103 स्कूल की बसों को लगाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि इसको दबाव या स्वेच्छा के से कराया है, ये सभी लोग समझते हैं। दूसरी ओर तरफ उन्होंने कहा कि बीजेपी की रैली में जा रही बस का बिगरा बाग बाईपास के पास एक्सीडेंट हुआ, तो स्थानीय प्रशासन के लोग घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाने की जगह सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को हटाते हुए दिखाई दिए, ताकि बीजेपी का रोड शो उस रोड से गुजर सके और घायलों को 108 एम्बुलेंस का इंतजार कर ही अस्पताल में पहुंचाया गया। जबकि इस दुर्घटना में 2 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हुए, जिनमें से अधिकतर नाबालिग हैं। वहीं विधायक भुवन कापड़ी ने सत्ता के दुरुपयोग पर चुनाव आयोग को कार्रवाई करने की मांग भी की है। के माध्यम से लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि आज एक बस का एक्सीडेंट हुआ जो भारतीय जनता पार्टी की रैली में जा रही थी, जिसमें 22 बच्चे घायल हो गए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कैसा माहौल है, ये कैसा चुनाव है जिसमें प्राइवेट स्कूलों की बसों को लेकर उन बसों में जो बच्चे में अभी मिल के आए उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जो अभी बालिग भी नहीं है। ये भीड़ के रूप में ले जाया जा रहा है सरकार प्राइवेट स्कूलों की बसों को। 103 बसें लिस्ट बनाकर भाजपा ने उनसे पैसा लिए और वहाँ ले गए हैं। और दुख की बात यह है कि जब बस पलटी तो सरकारी कर्मचारी घायलों को निकालने की जगह रास्ता खुलवा रहे थे कि रैली में बसें कैसे जाएंगी, जो कि पहले ये जिम्मेदारी बनती थी कि आप जो है कि जो घायल है उन्हें निकालें। तो आज साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग पूरी तरह से, दबाव का माहौल, सत्ता का दुरुपयोग इस चुनाव में कर रही है और उन्हें सिर्फ भीड़ से मतलब है, उसकी उम्र से मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रही है, क्या उन्होंने किया और क्या करने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, डरा धमका के वोट लेने का काम कर रही है। हमारी मांग होगी, हम सभी लोगों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और भारतीय जनता पार्टी इस पर अपना गहरी संवेदना व्यक्त करती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो सवेरे जो है सभा के तुरंत बाद ही अस्पताल जाकर के उन सबसे मिल भी आए थे और उन्होंने सभी के साथ अपनी संवेदना व्यक्त की है। प्रशासन को, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार के इलाज में कोई कोताही न हो, पूरी मुस्तैदी के साथ
हर प्रकार की जो भी आवश्यक सुविधाएं उन्हें देनी हैं, वो दवाइयाँ और उनकी चिकित्सा पूरी की जाए, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस के पास अब आरोप लगाने के लिए कोई ज़मीन बची नहीं है। वो कुछ भी कहें, वो विपक्ष में है, कह सकते हैं। क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण पिछले 7 दिन में जितनी तेजी से खटीमा के कांग्रेस का पलायन भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है, उससे कांग्रेस भयभीत है, सशंकित है। वो इस क्षेत्र में इन दुर्घटनाओं को भी राजनीति का मुद्दा बता करके इसमें राजनीति करना चाहती है। हमें उसकी तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार कार ने काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। तो हरिद्वार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार कार ने डिवाइडर पर काम कर रहे मजदूरों को रौंद दिया। बता दें कि यह हादसा पेंटागन मॉल और शिवालिक नगर के बीच इंदरलोक कॉलोनी के पास हुआ, जहां मजदूर डिवाइडर पर काम कर रहे थे। इस हादसे में कई मजदूर घायल हुए। इस दौरान मौके से गुजर रही PS3 में नियुक्त चालक और बाकी पुलिसकर्मियों ने सभी घायलों को गाड़ी में लिया और नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। तो बुलेटिन में बात मसूरी की कर लेते हैं, जहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो मसूरी में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव राजेंद्र सिंह नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र सिंह नेगी बीजेपी की केंद्र और राज्य की सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभाओं में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर और उत्तराखंड में महिलाओं के साथ हुई शर्मनाक घटना को लेकर नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में सामाजिक तत्वों की तरफ से महिला को नग्न घुमाया गया, वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के कातिलों को अब तक सजा नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में काफी अंतर है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार 400 पार के नारे को लेकर चुनावी मैदान में है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि हम मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये उनका नारा था। वो ये कह के सत्ता में आते हैं और होता क्या है, सबसे ज्यादा कुपोषित इस देश के अंदर है। और आप ऋषिकेश में आते और यहाँ आते क्या भाषण देते आप? आपने अंकिता भंडारी पर कुछ नहीं बोला, आपने बेरोजगारी पर कुछ नहीं बोला, आपने उत्तराखंड के विकास पर कुछ नहीं बोला। जिस IDPL के मैदान में आप रैली कर रहे थे, उस IDPL के बारे में आपने 2 शब्द नहीं बोला। आप DHL बेच रहे हैं हरिद्वार का, आपने रायपुर में तमाम डिफेंस में जहां 90% उत्तराखंड का आदमी रोजगार करता, आपने डिफेंस बंद कर दिया। पर इंडिया गठबंधन बना हुआ और उस इंडिया गठबंधन का हिस्से वामपंथी पार्टियां हैं और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसका मैं राज्य सचिव हूँ, वो भी इसका हिस्सा है। और उत्तराखंड के पर जो है 3 वामपंथी पार्टियां, CPM है, CPI है और माले, ये तीनों वामपंथी पार्टियों ने आपस में एक निर्णय लिया कि हम गढ़वाल मतलब उत्तराखंड के अंदर संसदीय सीट का चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम लोग इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो कि कांग्रेस के 5 सीटों पर लड़े। तो बुलेटिन में बात अब अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी पर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर पार्टी ने और उन्होंने नाराजगी जताई है। तो अल्मोड़ा में निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव का खर्च पेश नहीं करने पर उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी किरण आर्या को नोटिस जारी किया। साथ ही पार्टी के सभी प्रचार वाहनों पर रोक भी लगा दी। साथ ही उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने निर्वाचन विभाग की इस कार्यवाही पर नाराजगी जताई है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में
उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी अध्यक्ष पीसी तिवारी ने कहा कि पार्टी प्रत्याशी समेत सभी कार्यकर्ता दूरस्थ क्षेत्र में प्रचार कर रहे थे। नोटिस का जवाब देने के साथ ही पार्टी ने दूसरी बार आवेदन भी किया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मामले को लटकाने का आरोप लगाते हुए प्रचार वाहनों से रोक हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि फैसला नहीं हुआ तो वह कोर्ट की शरण लेंगे। कि चुनाव के इस मौके पर, जब चुनाव पूरे चरम पर है और जब हमारे लोग घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर अपनी बात को कह रहे हैं, तो ऐसे समय में ये उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड के मुद्दों के साथ भारी अन्याय है और इस अन्याय पर हमें आक्रोश है और हम ये कहना चाहते हैं कि तत्काल हमारी परमिशन दी जाए या तत्काल जो भी फैसला हो, आपके पास पहुंच गया फैसला कर दीजिए। चुनाव आयोग तो 24 घंटे सक्रिय रहता है, तो आप फैसला करिए। तो फैसला न करके आप 16 तारीख तक हमको क्यों लटकाना चाहते हैं? और इससे हमारी पूरी चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो गई है, हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो गया है और उत्तराखंड के लोग जो पूरा समर्थन दे रहे हैं, सड़कों पर लड़ रहे हैं भूमाफियाओं के खिलाफ, सशक्त भू कानून के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तक बात न पहुंचकर कुछ पार्टियों को सीधे या प्रत्यक्ष तौर पर इसका फायदा हो रहा। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।